हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की एसएसटी की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। ये दूसरी वीडियो है, इसके पहले एक वीडियो आ चुकी है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए। वीडियो में प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और किसी भी प्रश्न में डाउट हो वीडियो देखने के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न दिया गया है, सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियां भी सम्मिलित हैं। तो इसमें फिल करना है इनमें से किसी एक को। ये यहाँ फिल करना है तो आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। पहला विकल्प है ऐतिहासिक लेख, दूसरा है महाकाव्य, तीसरा है वृत्तांत और चौथा है संदर्भिकाएं। तो इसमें कहा गया है कि सूरवीरों और वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं और देवी देवताओं से संबंधित कथाएं भी हैं। तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, महाकाव्य। महाकाव्य में देवी देवताओं से संबंधित कहानियां भी सम्मिलित होती हैं, सूरवीरों और वीरांगनाओं की रचनाएं भी सम्मिलित होती हैं, इसीलिए बी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, जगहों अथवा समुदायों का उनके शिल्प कला के साथ सुमेल कीजिए, यानी कि मिलान करना है। विकल्प ये दिए गए हैं और मिलान यहाँ पर करना है। तो चलिए मिला लेते हैं। लिखा है बीदर, तो बीदर को मिलाएंगे तांबे तथा चांदी में जड़ाई का काम, चौथे से। सूरत को मिलाएंगे तीसरे से सुनहरे गोटा किनारियों वाले वस्त्र, ए को चौथे से, बी को तीसरे से। इसके बाद सी को मिलाएंगे पांचाल, इसको मिलाएंगे पहले से, लौह संबंधित कार्य यानी लोहार। और एक बचा है सालियर, इसे मिला देंगे दूसरे से यानी कि बुनाई। तो इस क्रम में ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा, यानी कि डी विकल्प इसमें सही है। डी विकल्प इसमें सही होगा। तो बीदर जो बीदर के शिल्पकार थे, ये भारत के कर्नाटक के उत्तरी भाग के एक शहर में रहते थे जिसे बिदरी नाम से जाना जाता था। और ये तांबे और चांदी में जड़ाऊ काम के लिए प्रसिद्ध थे। तो इनको याद रखिएगा। सूरत जो है यह गुजरात में है और यहाँ पर सुनहरे गोटा यानी जरी वाले वस्त्रों के लिए ये प्रसिद्ध है, तो ये याद रखना है। पांचाल, तो पांचाल या विश्वकर्मा समुदाय जिसमें सोनार, कांस्यकार, लोहार, मिस्त्री और बढ़ई शामिल थे और ये मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। और सालियार जो हैं ये तमिलनाडु क्षेत्र में बुनकरों का एक समुदाय है और ये इसीलिए ये बुनाई के लिए जाने जाते हैं। तो इन सब के बारे में भी इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित शब्दों का उत्तर भारत के गांव में उनकी अनुरूप भूमिका के साथ मिलान कीजिए। तो इसमें भी मिलान करना है। ग्राम भोजक, इन्हें मिलाएंगे चौथे से भूस्वामी या ग्राम प्रमुख कहते हैं जिसे। गृहपति, इन्हें मिलाएंगे तीसरे से स्वतंत्र कृषक, ए को चौथे से और सी को तीसरे से। दास या कर्मकार, इन्हें मिलाएंगे पहले से, यानी कि ये दूसरों की जमीन पर कार्य करते थे। तो इस क्रम में ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला विकल्प इसमें सही होगा। तो देश के उत्तरी भाग में ग्राम भोजक के नाम से ग्राम प्रधान को जाना जाता था और ग्राम भोजक सबसे बड़ा जमींदार होता था। गृहपति स्वतंत्र किसान होते थे और इसमें छोटे जमींदार शामिल थे। और दास कर्मकार ये दूसरों की जमीन पर कार्य करते थे।
यानी इनके पास खुद के खेत नहीं होते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने फिल करना है प्रयास किया। पहला विकल्प है जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए, दूसरा है विचारों की स्वतंत्रता के लिए, तीसरा है मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान से परिचित कराने के लिए और चौथा है बाल विवाह की अनुमति के लिए। तो वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। पहला विकल्प इसमें सही होगा। अब इसमें और क्या क्या याद रखना है। वेद समाज की जो स्थापना है वह 1864 में केशव चंद्र सेन और के श्री धरलू नायडू ने की थी, तो ये आपको याद रखना है। और ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है कि वेद समाज जो था वह ब्रह्म समाज से प्रेरित था। इसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई है और किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यमार्गी नेताओं फिल करना है इसमें। पहला विकल्प है को लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान तब नहीं करते जब भारतीयों की न्याय संगत मांगों की बात आती है। दूसरा है ने आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों पर बल दिया। तीसरा है कि निवेदन की राजनीति विफल रही और चौथा है ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। तो राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यमार्गी नेताओं ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। डी विकल्प इसमें सही है। जो उदारवादी नेता थे तो इन्होंने ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण प्रकृति के बारे में जन जागरूकता विकसित की। उन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित किए, लेख लिखे और लोगों को बताने का प्रयास किया कि कैसे ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक बर्बादी की ओर ले जा रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से अंटार्कटिक में भारत के सब स्टेशन हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। पहला विकल्प है मैत्री, दूसरा है दक्षिण गंगोत्री, तीसरा है भारती और चौथा है अदिति। तो अंटार्कटिका में भारत के जो सब स्टेशन है वह है मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। ABC इसमें सही है, यानी कि सी विकल्प इसमें सही है। जो दक्षिण गंगोत्री है ये भारत का पहला सब स्टेशन था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है, ये चालू नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है। दो अभी कार्य कर रहे हैं, मैत्री और भारती, लेकिन याद आपको तीनों रखने हैं, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। ये अंटार्कटिका में भारत के सब स्टेशन है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीपों से नहीं पहला है उत्तर अमेरिका और अंटार्कटिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, तीसरा है यूरोप और अंटार्कटिका और चौथा है केवल अंटार्कटिका। तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा यूरोप और अंटार्कटिका से होकर नहीं गुजरती है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है भारत में 82 सही 1/2 अंश पूर्व को मानक यामी उत्तर माना गया है। यह रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? पहला है भारतीय महामरुस्थल, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है सुंदरवन डेल्टा और चौथा है पूर्वी घाट। तो 82.5 अंश पूर्व को भारत का मानक यामी उत्तर माना गया है और यह रेखा
पूर्वी घाट से होकर गुजरती है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? पहला विकल्प है पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियां। दूसरा है पश्चिमी ढालों पर कटीली झाड़ियां तथा पूर्वी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तीसरा है दोनों ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन। और चौथा है दोनों ढालों पर कटीली झाड़ियां। तो पश्चिमी घाट में पूछा गया है, तो पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन और पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। यह दर्शाता है। पहला विकल्प है सहारा के लोग बहुत कल्पनाशील थे। दूसरा है सहारा के लोग दुनिया घूमे हुए थे। तीसरा है सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। और चौथा है विदेशी सहारा के क्षेत्र में रहते थे। तो सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। यह दर्शाता है कि सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। सहारा का जो मरुस्थल है वह कभी हरा भरा हुआ करता था। वहां पर जलवायु का परिवर्तन हुआ और वह मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। इसीलिए सी विकल्प इसमें सही है, क्योंकि सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवनें हैं? पहला विकल्प है पूर्वी पवनें, मानसूनी पवनें। दूसरा है लू और मानसूनी पवनें। तीसरा है समुद्री समीर और पश्चिमी पवनें। और चौथा है व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें। तो स्थायी पवनें पूछी गई हैं। व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें स्थायी पवनें होती हैं। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लौह अयस्क से संबद्ध प्रिंस चार्ल्स पर्वत अवस्थित है। पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा है अंटार्कटिका में। तीसरा है उत्तर अमेरिका में। और चौथा है दक्षिण अमेरिका में। तो प्रिंस चार्ल्स पर्वत जो है वह अंटार्कटिका में स्थित है। बी विकल्प इसमें सही है। तो यह पर्वतों का एक समूह है और इसमें रॉबर्टसन लैंड अंटार्कटिका में एथोस श्रेणी, पोर्थोस श्रेणी और अरामिम श्रेणी शामिल है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें मुख्य रूप से मैग्नेटाइट के रूप में लौह अयस्क के बड़े भंडार हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा भी है लौह अयस्क से संबद्ध। बी विकल्प इसमें सही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? पहला विकल्प है मलेशिया में रबड़। दूसरा है ब्राजील में कॉफी। तीसरा है भारत में चाय और कनाडा में मक्का। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कॉफी, भारत में चाय। ए बी सी यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही है। और जो चौथे इसमें लिखा है कि कनाडा में मक्का, तो ये बहुमुखी फसल है जो विभिन्न प्रकार की जलवायु में उग सकती है। इसीलिए ये इसमें नहीं है। ए बी सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया था? पहला विकल्प है जैन धर्म। दूसरा है ईसाई धर्म। तीसरा है बौद्ध धर्म और चौथा है इस्लाम। तो समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। सी विकल्प इसमें सही है। 1956 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उनके साथ लाखों अनुयायियों ने भी ऐसा किया था। तो ये आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित नाम क्या है? पहला विकल्प है संसद। दूसरा है लोकसभा।
तीसरा है राज्यसभा और चौथा है विधानसभा। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित नाम जो है वह है राज्यसभा। सी विकल्प इसमें सही है। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है, ये आपको याद रखना है। और संसद का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद में प्रश्नकाल सुनिश्चित करता है। पहला विकल्प है कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही। दूसरा है न्यायपालिका की विधायिका से स्वतंत्रता। तीसरा है विधायिका की न्यायपालिका पर नियंत्रण और चौथा है न्यायपालिका का विधायिका के साथ सहयोग। तो संसद में प्रश्नकाल सुनिश्चित करता है कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही। पहला विकल्प इसमें सही है। तो प्रश्नकाल के दौरान संसद सदस्य मंत्रियों से उनके संबंधित मंत्रालयों के प्रशासन के संबंध में प्रश्न पूछते हैं। और ये जो प्रश्न है मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में इन्हें वर्गीकृत किया गया है। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तो साथ में आप ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है। पहला है साप्ताहिक बाजार, दूसरा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तीसरा है दादन व्यवस्था और चौथा है मॉल्स। तो बाजार का एक प्रकार नहीं है पूछा गया है, तो दादन व्यवस्था बाजार का एक प्रकार नहीं है। सी विकल्प इसमें सही है। तो दादन व्यवस्था क्या है? ये उत्पादन का एक तरीका है जिसमें एक कंपनी व्यक्तिगत श्रमिकों या श्रमिकों के छोटे समूह को सामग्री और निर्देश प्रदान करती है जो अपने घरों या कार्यशालाओं में ये कार्य पूरा करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये बाजार का प्रकार नहीं है। बाकी ये तीनों बाजार के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है जीविकोपार्जन के लिए अपनाई गई दादन व्यवस्था से बुनकर को क्या नुकसान होता है। पहला विकल्प है बुनकर को व्यापारी द्वारा कच्चा माल पहुंचाया जाता है। दूसरा है बुनकर को कपड़ा बाजार तक ले जाने का परिवहन लागत देना पड़ता है। तीसरा है बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता और सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता है। और तीसरा विकल्प है बुनकर को सूत काट कर कपड़ा बुनने का काम घर से करना होता है। तो दादन व्यवस्था से बुनकर को नुकसान क्या है ये पूछा गया है। तो बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता और सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता है। सी विकल्प इसमें सही है। दादन व्यवस्था के बारे में अभी बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं। रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी। पहला विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन। दूसरा है दक्षिण अफ्रीका का रंग भेद विरोधी आंदोलन। तीसरा है फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति और चौथा है इंग्लैंड का महिला मताधिकार आंदोलन। तो यह घटना है 1 दिसंबर 1955 की, जिसमें क्या हुआ कि अल्बामा के मोंटगोमरी में एक बस में एक श्वेत व्यक्ति को अपनी सीट देने से रोजा पार्क्स ने इनकार कर दिया था। तो यह शुरुआत थी संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन की। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आंगनवाड़ी क्या है। पहला विकल्प है महिला संरक्षण गृह, दूसरा है बाल गृह, तीसरा है मिड डे मील केंद्र और चौथा है वृद्ध आश्रम। तो आंगनवाड़ी जो है वह बाल गृह है, चाइल्ड केयर सेंटर्स। बी विकल्प इसमें सही है। तो आंगनबाड़ी बाल देखभाल केंद्र जो भारत सरकार द्वारा 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्थापित किए गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है।
पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, तीसरा है जीवन का अधिकार और चौथा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो प्रश्न में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार कौन सुनिश्चित करता है? तो बी विकल्प इसमें सही है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये आज का आखिरी प्रश्न है। लिखा है, हाकिम शेख एवं पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने न्यायालय में से क्या मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी? पहला विकल्प है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरा है न्यूनतम आय, तीसरा है आश्रय का अधिकार और चौथा है भूमि अधिकार। तो हाकिम शेख जो थे वह पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति के सदस्य थे और वह ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे, लेकिन कई अस्पतालों में उनका इलाज करने से इनकार कर दिया गया था। तो इस मामले को पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के रूप में जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य एवं और चिकित्सा देखभाल का अधिकार भी शामिल है, जो जीवन के अधिकार का आश्वासन देता है। तो उन्होंने मांग की थी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की। पहला विकल्प इसमें सही है। तो आज की वीडियो में 22 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा NCERT ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है, हिस्ट्री भी मैंने पढ़ाई है जिसमें कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वहाँ सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो अवश्य ही देख लीजिए या खुद से सॉल्व कर लीजिए। आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर हों तो आप उन्हें एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं और खासकर SST में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।